हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान के अंबानी ने कहा भारत से बिजनेस किए बिना नहीं हो सकती तुम्हारी तरक्की, कुछ मुल्क के नालायक लगा रहे हैं अड़ंगा। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे पाकिस्तान के कहे जाने वाले अंबानी ने यानी मियां मानशाह ने पाकिस्तान सरकार को दे दी है बहुत बड़ी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ 2050 तक हमारी आबादी होगी सबसे अधिक, जिहाद के जरिए फ्रांस को बनाएंगे मुस्लिम देश। जी हाँ दोस्तों, एक मौलाना का वीडियो हो रहा है वायरल फ्रांस को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अमेरिकी मैगजीन का अब तक का सबसे बड़ा दावा भारत को लेकर दोस्तों बताएंगे किस चीज में दावा किया गया है, और साथ ही साथ आपको सारी बड़ी जानकारी बताएंगे। जहां 2000 रुपए के नोट को लेकर भी सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। एक एक खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना, भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत से बिजनेस किए बिना नहीं होगी तुम्हारी तरक्की। दोस्तों पाकिस्तान के अंबानी ने बहुत बड़ी बात कह दी। आपको बता दें गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में कई लोग भारत से व्यापारिक संबंध बहाल करने की वकालत करते हैं। इसमें एक नाम पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स अरबपति बिजनेसमैन मियां मोहम्मद मानशाह का भी है। मियां मानशाह को पाकिस्तान का अंबानी भी कहा जाता है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत से व्यापार शुरू करने में पाकिस्तान का फायदा ही फायदा है। उन्होंने सीमा विवाद के बावजूद व्यापार कर रहे भारत और चाइना का उदाहरण दिया। मानशाह ने कहा कि मुल्क के नालायकों की वजह से भारत से व्यापार शुरू नहीं हो पा रहा है। इंटरव्यू में मियां मानशाह से पूछा गया कि क्या तमाम मतभेदों के बाद भी पाकिस्तान भारत से व्यापार कर सकता है, तो दोस्तों जवाब में उन्होंने कहा मेरा मानना है कि क्षेत्रीय व्यापार के बिना तरक्की नहीं हो सकती। अगर हम भारत के साथ व्यापार शुरू करते हैं तो हमारा इसमें फायदा ही फायदा है। भारत से टेक्नोलॉजी आएगी, जो मुल्क झगड़े डालकर बैठे हैं इससे कुछ फायदा नहीं है। आप अपना पक्ष रखें लेकिन व्यापार करें और लोगों को इधर से उधर आने जाने दे। जी हाँ दोस्तों, होस्ट ने आगे पूछा कि भारत अब बहुत आगे निकल चुका है, चाहे IT हो, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री, हर चीज में है और वो एक बड़ा मुल्क भी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत से व्यापार करके हमें वाकई फायदा मिलेगा या भारत पाकिस्तान पर हावी हो जाएगा? जवाब में दोस्तों मियां मानशाह ने कहा कोई किसी पर हावी नहीं हो सकता। भारत और चाइना के बीच इतना बड़ा क्षेत्रीय विवाद है, इसके बावजूद दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। जी हाँ दोस्तों, उनसे पूछा गया कि आखिर पाकिस्तान व्यापार क्यों नहीं शुरू कर पा रहा है, तो मानशाह ने जवाब देते हुए कहा मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर नालायक लोग बहुत हैं। पाकिस्तान बिजनेसमैन से मुल्क के दिवालिया होने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर हमने सुधार नहीं किया तो पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट हो सकता है और हम इसकी कगार पर खड़े हैं। मानशाह पहले भी भारत के साथ व्यापार के दरवाजे खोलने की बात कह चुके हैं। उन्होंने भारत को पाकिस्तान की हर मर्ज की दवा तक बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा कहे भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों इनको साफ दिखता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है। अगर भारत में निवेश किया जाए या भारत से व्यापार किया जाए तो वास्तव में पाकिस्तान का फायदा ही फायदा है दोस्तों, क्योंकि एक तो लैंग्वेज का बैरियर बिल्कुल खत्म हो जाता है, भाषा भी एक जैसी है और लोगों में रुचि भी एक जैसी है दोस्तों। वैसे में मियां मानशाह का जो ये बयान आया है दोस्तों कि पाकिस्तान तभी ऊपर बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है जब वो भारत के साथ सारे गम और विवादों को भुला करके व्यापार शुरू करे। अब ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने वो ओहदा बहुत पहले खो दिया कि वो भारत के साथ व्यापार कर पाए, क्योंकि भारत ही नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तान के साथ व्यापार करें, और भारत सिर्फ एक मुद्दे पर कर सकता है, वो ये है सीमा पार आतंकवाद। जब तक पूर्ण रूप से पाकिस्तान खत्म नहीं करता भारत किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जो जो जख्म पाकिस्तान ने दिया है वो भारत का एक एक नागरिक जानता है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अपनी क्या निजी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर पाकिस्तान भीख भी मांगे दोस्तों तो क्या भारत को दे देना चाहिए, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां एक मौलाना का वीडियो हुआ वायरल जिसमें कह रहा है कि 2050 तक हमारी आबादी होगी सबसे अधिक, जिहाद के जरिए फ्रांस को बनाएंगे मुस्लिम देश। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में 17 साल के किशोर को गोली मारे जाने की घटना के बाद से पूरे देश में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कुछ विशेषज्ञ फ्रांस की ऐसी हालत को देखकर मुस्लिम शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक खोजी पत्रकार ने ट्विटर पर दंगों के वीडियो साझा किए हैं और उन्हें दावा किया है उन्होंने कि भीड़ को वाहनों में तोड़फोड़ करते और उन्हें आग लगाते हुए अल्लाहू अकबर नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। फ्रांस में बढ़ते तनाव के बीच एक फिलिस्तीनी मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है। मौलवी शेख अबू तकी अल अदीन अल अदारी के इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए देखा जा सकता है कि जिहाद के जरिए फ्रांस एक इस्लामिक देश बन जाएगा।
पूरी दुनिया इस्लामी शासन के अधीन होगी। जी हाँ, इस वीडियो में मौलाना कह रहा है कि साल 2050 तक फ्रांस में बसे मुसलमान फ्रेंच नागरिकों की संख्या से भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमें फ्रांस को इस्लामिक देश में बदलने के लिए सिर्फ इन्हीं नंबरों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमें जिस पर भरोसा करना होगा कि मुसलमान के पास अपना एक देश ही होना चाहिए जो अल्लाह के लिए जिहाद के जरिए पश्चिमी देशों के लोगों तक इस्लाम को लेकर आए। मौलाना ने दोस्तों आगे कहा कि जब लोगों को इस्लाम का सही रूप, उसकी दया, उसका निर्देश और रोशनी दिखेगी, वो अपने आप ही इस्लाम अपना लेंगे। मौलाना ने आगे कहा यह बहुत पहले की बात नहीं है, सिर्फ 400 साल पहले ओटोमान साम्राज्य के मुसलमानों ने ऑस्ट्रिया और पोलैंड पर फतेह हासिल की थी। दोस्तों मौलाना की पूरी बातें हम आपको बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ये खबर। आपको शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं कि जिस प्रकार से इस मौलाना ने वीडियो में जहरीली बात कही है दोस्तों, और कहा है कि पूरे दुनिया को ही हम मुस्लिम देश बना देंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस मौलाना का सपना सपना ही रह जाएगा तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी मैगजीन में सबसे बड़ा अब तक का दावा, मिडिल ईस्ट में प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है भारत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की एक प्रमुख मैगजीन ने अपने नए लेख में मिडिल ईस्ट में भारत के अहम शक्ति के रूप में उभरने के बारे में दावा किया है। इसे पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में सबसे दिलचस्प भू राजनीतिक घटनाक्रम में से एक के रूप में देखा जा रहा है। मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में छपे इस आर्टिकल में इजराइल, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सहित क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ भारत के गहरे और बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि ये देश बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत के उभार का लाभ उठाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस आर्टिकल के लेखक स्टीवन ए कुक ने तर्क दिया है कि इस बात की बेहद कम संभावनाएं हैं कि अमेरिका इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप कर सकता है। लेख में लिखा गया है कि वॉशिंगटन को मध्य पूर्व में भारत के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों के विस्तार के बारे में अपनी अपेक्षाओं पर संयम रखना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इसकी संभावना नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा, लेकिन यह भी संभावना नहीं है कि नई दिल्ली वॉशिंगटन को कमजोर कर देगी, जैसा कि बीजिंग और मॉस्को दोनों ने किया है। लेख में कहा गया है कि क्षेत्र में नई दिल्ली की शक्ति को गंभीरता से लेने का समय आ गया है। यानी कि दोस्तों इन्होंने भी, अमेरिकी मैगजीन ने भी ये तक मान लिया है कि मिडिल ईस्ट में प्रमुख शक्ति के रूप में अपना भारत उभर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का सबसे बड़ा बयान। कहा भाजपा ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को कमजोर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका के एक वरिष्ठ नेता ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की तत्काल बहाली की मांग करते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के कदमों ने केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को कमजोर कर दिया है। जम्मू में पार्टी के प्रांत प्रमुख रतन लाल गुप्ता ने 9 साल के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए शुरू किए गए भाजपा के जनसंपर्क कार्यक्रम की भी आलोचना की और इसे महज तमाशा एवं मजाक करार दिया। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने और अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा वापस लिए जाने का जिक्र करते हुए गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने भावनाओं और आकांक्षाओं का अनादर किया है। गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता और सत्तारूढ़ दल के बीच विश्वास के अभाव ने निराशा और आशंका का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र तत्काल बहाल करने की मांग की है। बहरहाल दोस्तों 370 को हटाने के बाद, निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता आज कितनी खुश है दोस्तों, पूरा विश्व जानता है, भारत का एक एक नागरिक जानता है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ विपक्षी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां को सेकने के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद बयान देते नजर आ रहे हैं कि 370 को बहाल करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को? क्योंकि दोस्तों जब 370 बहाल था, पहले से लगा हुआ था, तब जो स्थिति थी जम्मू कश्मीर की वो हर किसी ने देखा हुआ है, और उसके बावजूद भी फिर दोबारा से उसको बहाल करने की मांग की जा रही है दोस्तों। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है ऐसे नेताओं को। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां कुरान जलाने पर भड़के 57 इस्लामिक देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, जारी किया ये सख्त संदेश। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान के प्रति जलाने पर पूरी दुनिया में हलचल नजर आ रही है। बकरीद के मौके पर मस्जिद के बाहर एक शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से तमाम इस्लामिक देशों समेत यूरोप से अमेरिका तक विरोध के स्वर उठने लगे। अब 57 देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी
ओआईसी ने इस मामले पर इमरजेंसी बैठक की और इंटरनेशनल कम्युनिटी को सख्त संदेश जारी किया। दोस्तों 2 जुलाई को ओआईसी के महासचिव HE हुसैन ब्राहिम ताहा ने संगठन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक बुलाई। ये बैठक सऊदी अरब के जद्दा में की गई। बैठक में संगठन के महासचिव की तरफ से कहा गया है कि बकरीद के पहले दिन के मौके पर जब तमाम मुसलमान ईद मना रहे थे, ऐसे वक्त में ये घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेंट्रल मस्जिद के बाहर हुई इस घटना को संगठन महासचिव ने घृणित बताया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे इतना ही नहीं, स्वीडन में बकरीद पर जलाई गई कुरान के बाद सऊदी अरबिया भी भड़कते हुए अब ले लिया है सबसे बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन में स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान जलाने को लेकर सऊदी अरब ने स्वीडन के राजदूत को तलब करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि सऊदी अरब को कुरान जलाने की घटना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां धमकी भरे पोस्टर पर हुए नाराज जयशंकर जी, कनाडा को दी बड़ी और सख्त चेतावनी, खालिस्तानियों को पनाह दी तो होगी मुश्किल। जी हां, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि कनाडा में खालिस्तानी पोस्टरों पर भारतीय राजनयिकों के नाम होने से दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत इस मुद्दे को कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों के साथ उठाएगा। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने इन देशों से खालिस्तानी समर्थक तत्वों को जगह न देने का अनुरोध किया है। जयशंकर जी ने कहा, यदि फिर भी इन खालिस्तानियों को किसी देश ने पनाह दी तो इसका सीधा संबंधों पर असर पड़ेगा। दरअसल खालिस्तान समर्थकों द्वारा कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकी दी गई। इसका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इसमें ओटावा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और टोरंटो में महावाणिज्य दूतावास अपूर्वा श्रीवास्तव को धमकी दी गई है। इस पोस्टर में 8 जुलाई को खालिस्तानी रैली निकालने की भी बात कही गई है। इसी को लेकर जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही। चलते दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां पर रशिया के खिलाफ यूक्रेन से सपोर्ट वापस ले सकता है अमेरिका। जी हां, किसी और ने नहीं, ये बात खुद जेलेंस्की ने बताते हुए जताई है चिंता। जी हां, रशिया यूक्रेन के बीच जंग पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी है। इस युद्ध में नाटो देशों में यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका ही रहा है। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें अमेरिका से द्विदलीय समर्थन खोने का डर है। उन्होंने कहा कि कुछ रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े लोगों ने ऐसा मैसेज दिया है। हालांकि जेलेंस्की ने शनिवार को कीव में स्पेनिश मीडिया के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि माइक पेंस ने हमसे मुलाकात की है और वो सबसे पहले एक अमेरिकी के रूप में और फिर एक रिपब्लिकन के रूप में यूक्रेन का समर्थन करते हैं। दरअसल माइक पेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी हासिल करने की कवायद के तहत बुधवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दिया है। यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे अगला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कोई भी जीते, द्विदलीय समर्थन बनाए रखना यूक्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसी संवाददाता सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी जान का डर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय विरोधियों की बढ़ती संख्या के कारण ये पुतिन के लिए अधिक खतरनाक है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बताते हैं, जहां बारूदी सुरंगों का जाल बिछाकर गई है पुतिन की सेना। यूक्रेन के सैनिक अपनी ही जमीन पर फंस गए, युद्ध लड़े या लैंड माइन को हटाएं। जी हां दोस्तों, यूक्रेन की सेना के जवाबी कार्रवाई के बाद रशिया के सैनिक पीछे तो हट गए, लेकिन वो लैंड माइन या बारूदी सुरंग का जाल बिछाते रहे। यूक्रेन लंबे समय से जवाबी कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन रशिया के बिछाए इस जाल के कारण उसकी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार बेहद कम है। यूक्रेनी सैनिक डर डर कर आगे बढ़ रहे हैं। बारूदी सुरंगों के कारण यूक्रेनी सैनिक जख्मी हो रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत ने G20 की अध्यक्षता के बीच संस्कृति और रचनात्मक को सही अर्थों में इसका सार बनाया है। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश मंत्री ने सबसे बड़ा बयान दिया है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम की संस्कृति मंत्री लूसी फ्रेजर ने भारत और यूके के बीच रचनात्मक उद्योगों को लेकर आपसी सहयोग को बुलंदियों पर ले जाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। वो लंदन में क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड कल्चरल इकोनॉमी समिट को संबोधित कर रही थी। ये शिखर सम्मेलन इंडिया ग्लोबल फोरम ने नेहरू सेंटर और ब्रिटिश काउंसिल की पार्टनरशिप में आयोजित किया है। लंदन स्थित नेहरू सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा संबंध है जो हमारे आर्थिक और ऐतिहासिक रिश्तों से कहीं आगे तक जाता है। इसे आप हमारी संस्कृति, हमारे संगीत, हमारे थिएटर, हमारी डिजाइन और भी बहुत कुछ में देख सकते हैं। जैसा कि आज यहाँ मौजूद सभी लोग बता पाएंगे कि हमारे दोनों देश रचनात्मक महाशक्तियां हैं। भारत ने इस साल G20 की अध्यक्षता के बीच संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों को सही अर्थों में प्राथमिकता पर रखा है और इस क्षेत्र में और भी अधिक सहयोग के लिए मेरा विभाग भारत के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर
काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान अब आम के भरोसे, विदेश मंत्रालय ने उठाया ये कदम। जी हाँ, आर्थिक तंगी और गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान को अब आम से उम्मीद है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इन दिनों पूरी दुनिया को आम की पेटियां भेजने में लगा हुआ है। इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय के अफसरों को पाकिस्तान सरकार ने दुनिया के कई देशों को आम की सप्लाई के काम में लगाया हुआ है। पाकिस्तान सरकार को उम्मीद है कि वो मैंगो डिप्लोमेसी से उसके दूसरे देशों से संबंध मजबूत होंगे। जी मीडिया के पास मौजूद जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान ने अब तक 50 से ज्यादा देशों को आम भेज चुका है। जिन देशों को इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय से आम भेजे गए हैं उनमें से गल्फ देशों से लेकर यूरोप, चाइना और बांग्लादेश जैसे देश है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में इसका भी हिसाब रखा जा रहा है कि किन किन को कितना पैकेट आम भेजना है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना के लोन ने तोड़ रखी है पाकिस्तान की कमर। IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार बनने के रास्ते पर है। जी हाँ, चाइना से करीबी पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है। चाइना से मिले लोन का ब्याज देते देते पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और कभी भी डिफॉल्टर बन सकता है। देश में महंगाई चरम पर है और सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। देश आजादी के बाद अपने सबसे खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। दुनिया का कोई देश उसे लोन देने को तैयार नहीं है। उसके पुराने दोस्त चाइना ने भी और लोन देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने IMF से लोन मांगा है जिसने इसके लिए कड़ी शर्तें लगा रखी हैं। अभी पाकिस्तान IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है। अगर उसे IMF से $3 अरब का ताजा लोन मिलता है तो वो इसका चौथा सबसे बड़ा कर्जदार बन जाएगा, लेकिन कर्जदार जरूर रहेगा। अगली खबर की बात करें जहां भारत में लॉन्च हुआ 6G अलायंस, हाई स्पीड नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत बनेगा भारत। जी हां, भारत में 6G इंटरनेट लॉन्च करने की दिशा में 6G अलायंस की शुरुआत हो चुकी है। आज एक इवेंट में यूनियन IT मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया। इस दौरान IT राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान भी मौजूद रहे। 6G डेवलपमेंट के साथ भारत हाई स्पीड नेटवर्क की दुनिया में बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगा। 6G अलायंस के तहत अलग अलग सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन सरकार के साथ मिलकर 6G विजन डॉक्यूमेंट को साकार करने की दिशा में काम करेगी। फिलहाल इंडिया में 5G का काम तेजी से चल रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर लालू फैमिली पर चार्ज शीट, नीतीश कुमार एक भूल और करेंगे। 2017 में जो हुआ वो 2023 में भी क्या दोहराएंगे, बता दें। जॉब के लिए जमीन घोटाले मामले में CBI ने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव समेत कई अन्य के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल कर दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल करने के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। साल 2017 में भी जब CBI ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तत्कालीन डिप्टी CM तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उस वक्त भी तेजी से राजनीतिक परिस्थितियां बदली थी। एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषक यह अनुमान लगाने में व्यस्त हैं कि 2017 की तरह CM नीतीश फिर से तेजस्वी यादव को कोई सलाह देंगे या फिर इस बार वे चुप्पी साधे रखेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना NCP को तोड़ा, अब क्या बीजेपी की निगाहें बिहार पर है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के JDU टूटने के बयान ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी हैं। महाराष्ट्र में NCP में टूट के अगले दिन किए गए उनके दावे को समझने की कोशिश करते हैं तो एक नई कहानी सामने आ जाती है। यह कहानी लोकसभा चुनाव से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा में ना तो ऐसी गणित है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजना। हाँ दोस्तों, बीजेपी हर हाल में नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है और इस तरह पार्टी में टूट फूट को लेकर जितनी चर्चाएं होंगी नीतीश उतने ही कमजोर होंगे। जी हाँ, इस पर आपका क्या राय होने वाला हो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर 2024 चुनाव पर बड़ी निगाह। PM नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रियों को 9 महीने के लिए दे दिया बड़ा टास्क। बता दें, केंद्रीय मंत्री परिषद में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यहां मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक राजधानी स्थित प्रगति मैदान में नवनिर्मित सम्मेलन कक्ष में हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि मंत्री परिषद के साथ एक सार्थक बैठक जहां हमने विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने बैठक से जुड़ी तस्वीरें भी साझा की हैं। इस बैठक में PM मोदी जी ने 9 साल के कामकाज को 9 महीने में जनता तक पहुंचाने का टास्क मंत्रियों को दिया। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें जहां पर अजीत पवार की एंट्री से शिंदे खेमे में बेचैनी। मंत्रियों ने NCP को शामिल करने के फैसले पर जताई नाराजगी। जी हां, महाराष्ट्र में रविवार को अजीत पवार के साथ NCP नेता सरकार में शामिल हो गए। इससे प्रत्यक्ष तौर पर सरकार और बीजेपी की ताकत तो बढ़ी, लेकिन परोक्ष रूप से शिंदे खेमे में एक बेचैनी सी भी है।
हैं। शिंदे गुट के सभी मंत्रियों ने सोमवार सुबह सीएम शिंदे के ठाणे स्थित उनके निजी आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उदय सामंत, गुलाब राव पाटिल, शंभुराज देसाई, दादा भूसे, संदीपन भुमरे मौजूद थे। उन्होंने सीएम शिंदे के साथ एक संक्षिप्त बैठक की जिसमें उन्होंने विभागों के संभावित वितरण पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अजित पवार और उनके वफादारों को सरकार में शामिल करने के फैसले पर भी नाराजगी जताई। दोस्तों, शिंदे खेमे के बीच बेचैनी की वजह निराधार नहीं है। असल में शिंदे फडणवीस सरकार ने इसी 30 जून को ही 1 साल पूरा किया था, लेकिन अभी भी राज्य में 23 कैबिनेट खाली हैं। अजित पवार की बगावत और एनडीए में उनकी एंट्री का प्रकरण को अनायास ही सामने आया, नहीं तो यह लगभग तय था कि महाराष्ट्र सरकार जुलाई में कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी पार्टियों की बैठक। कांग्रेस ने कहा महाराष्ट्र संकट का कोई असर नहीं। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कवायद को गति देने के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टियों की आगामी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। विपक्षी दलों की अगली बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां केजरीवाल सरकार में काम कर रहे 400 विशेषज्ञों पर गिरिराज एलजी ने नौकरी से निकाला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से 400 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। ये लोग दिल्ली सरकार से जुड़े विभिन्न विभागों, कॉर्पोरेशन, बोर्ड और पीएसयू में नियुक्त थे। बयान में कहा गया है कि इन लोगों की तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया था, जिस वजह से इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है। ये लोग दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में फेलो, सहायक फेलो, सलाहकार, उप सलाहकार, विशेषज्ञ, सीनियर रिसर्च अधिकारी और कंसल्टेंट पदों पर नियुक्त थे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर। आरबीआई ने कहा 2000 के 76% नोट बैंकों में लौट चुके हैं, तो वहीं नोट वापस लेने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी खारिज कर दी गई है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई में उच्च मूल्य के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के फैसले के बाद से 2000 रुपए के लगभग 76% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। 19 मई 2023 को कारोबार बंद होने तक जब आरबीआई ने 2000 नोटों को वापस लेने का फैसला किया, उस समय प्रचलन मौजूद 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। आरबीआई ने सोमवार को कहा है कि 19 मई के बाद अब तक 2.72 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। फिलहाल 0.84 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट प्रचलन में है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत, और यहाँ तक बने रहने के